माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 5th चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रीवियस वीडियोज में मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 तक बताया था आपके चैप्टर 5 के एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। क्या है? प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यू नो दैट व्हाट इज रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन सोल्यूशन आगे करते हैं इसका। वी नो दैट ए रेशनल फंक्शन स्मॉल f is given by कोई भी एक रेशनल फंक्शन हो, यदि उस रेशनल फंक्शन को हम स्मॉल f से बोलते हैं तो क्या होता है? fx इक्वल टू क्या होता है? px बाई qx, वेयर qx डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, p और q क्या है? यहाँ पर p और q क्या है? पॉलिनॉमियल है। वेयर स्मॉल p एंड स्मॉल q आर पॉलिनॉमियल फंक्शंस। और यहाँ पर इस रेशनल फंक्शन f का डोमेन क्या है? हर एक रियल नंबर, केवल उसी रियल नंबर को छोड़कर जिस पर q क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन q 0 हो जाए। तो लिखेंगे डोमेन ऑफ f is the set of all real numbers except those points at which polynomial q is 0। केवल उसी पॉइंट को छोड़कर जिस पर पॉलिनॉमियल q की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड ही नहीं होगा। तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जिस पर q क्या होगा? 0 होगा। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि जो फंक्शन f है, जो रेशनल फंक्शन f है, इसका डोमेन क्या होगा? हर एक रियल नंबर होगा, केवल उस पॉइंट्स को छोड़कर, उन पॉइंट्स को छोड़कर जिस पर q क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब आपको पता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। यू नो दैट सिंस ए पॉलिनॉमियल फंक्शन is a continuous function। आपको पता है पॉलिनॉमियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। जरा देखिए, यहाँ पर p भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है और क्या है? q भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है। आपको हमने बताया था कि यदि कोई भी फंक्शन किसी c पर x इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन fx, यदि हम कहते हैं कोई भी फंक्शन hx यदि किसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है और कोई दूसरा फंक्शन gx भी उसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको मैंने बताया था, थ्योरम था आपका, तो जो hx है, hx अपॉन gx
ये भी x इक्वल टू सी पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जाहिर सी बात है पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी कि px भी कॉन्टिन्यूअस है हर एक रियल नंबर पर, qx भी जिस पर डिफाइंड है उस हर एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको पता है कि जब p अपने डोमेन में हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, q भी अपने डोमेन में यानी कि रियल नंबर्स के सेट में जो है कॉन्टिन्यूअस है हर एक पॉइंट पर, तो क्या होगा, इसका मतलब px अपॉन qx भी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लिखेंगे सो px अपॉन qx, px अपॉन क्या होगा, qx इज continuous in the domain of f। f के डोमेन में क्या होगा, श्योर होगा कि ये भी कंटिन्यूअस होगा। सो f का डोमेन यानी कि px अपॉन qx डोमेन यही तो है fx। सो we can say that therefore f is a continuous function। f is a continuous function। That means what is a rational function is a continuous function। इसका मतलब क्या हुआ, every rational function is a continuous function। So we conclude that as every rational function, hence every rational function is a continuous function। Hence every rational function is a continuous function। आगे अब बात करते हैं, आइए डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। आइए साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ तो मैंने किसी एक रेशनल फंक्शन की बात की है, फिलहाल वो हर एक फंक्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉलिनॉमियल फंक्शंस, यदि यहाँ फंक्शंस लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिनॉमियल वी नो दैट सिंस पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या तो बोल दें फंक्शन या तो बोल दें कॉन्टिन्यूअस। सिंस पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, सो px अपॉन qx is continuous in the domain of f, therefore f is a continuous function। hence every rational function is a continuous function। आइए देखते हैं 17th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शंस। तो जितने भी साइन फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। वी नो दैट साइन फंक्शन fx इक्वल टू साइन x। ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन f is defined as fx equal to sin x at all real numbers, आपको पता है कि साइन फंक्शन जो f होता है वो f इक्वल टू साइन x कितने पर डिफाइन होता है, हर एक रियल नंबर पर जो है डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ कि साइन फंक्शन जो है fx इक्वल टू साइन x ये वास्तव में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि हर एक अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये साइन फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आइए देखते हैं, लेट c be a real number, let c be a real number। So value of the function, value
of the function, so value of the function at x equal to c, so value of the function f, so value of the function fx का लीजिए, so value of the function fx at x equal to c is, आपको पता है यदि x की जगह पर c रख देंगे क्या होगी, इसकी वैल्यू sin c हो जाएगी, sin c। आइए अब बात करते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन की। लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए और राइट हैंड लिमिट लीजिए, दोनों को इक्वेट करिए, अथवा हम एक ही साथ लिमिट ले लेंगे तो भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक साथ हो सकते हैं। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या है, लिमिट ऑफ साइन एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पर सी कोई सा भी रियल नंबर है उसके लेफ्ट की लिमिट लेते हैं। क्या होगा, दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी माइनस एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर हो गया। आपको पता है सी माइनस एक्स क्या होता है, साइन सी माइनस एक्स फार्मूला है आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हुआ। आपको फार्मूला पता है साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये हुआ। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ, क्या हुआ हमें पता है, डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू, क्या मतलब हुआ, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो साइन सी कॉस एच माइनस, फिर से लिमिट लेंगे क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या हुआ, कॉस सी इंटू साइन एच। आएगा क्या, ये कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या आएगा, साइन सी इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एच, और यहाँ क्या आया माइनस लिमिट आप यहाँ से कॉस सी बाहर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस सी को बाहर करते हैं, कॉस सी क्या होगा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच। आपको ग्राफ से पता है जब एच जीरो की तरफ अग्रसर होता है, जब साइन, इसे साइन जीरो की वैल्यू नहीं बल्कि साइन ऑफ जीरो के बिल्कुल करीब वाली वैल्यू, तो फिर एच टेंडिंग टू जीरो, जहाँ एच क्या है, सफिशिएंट स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो होगा। सोचिए बहुत छोटा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो जीरो के करीब हो। वेल एच इज वेरी क्लोज टू जीरो, देन साइन एच इक्वल टू क्या होगा, जीरो होता है, आपको पता है, आप ग्राफ से जानते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा इसकी वैल्यू, दिस इक्वल टू क्या आएगा, साइन सी, और बताइए एच, वेन एच इज वेरी स्मॉल देन एच टेंड्स टू जीरो, व्हेन एच टेंड्स टू जीरो देन cos h इक्वल टू, आपको पता है cos h इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, cos h इक्वल टू यानी cos जीरो, तो cos जीरो कितना 1 माइनस कितना cos c, और आपको पता है साइन h, साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आप क्यों, क्योंकि ये टेंडिंग टू जीरो साइन से यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू जीरो हुई, 1 इंटू साइन सी क्या आएगा, साइन सी आएगा। पहला आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, साइन सी आया। आइए राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, आइए क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाएगा, सी प्लस एच एट एच टेंडिंग टू जीरो, वेयर एच इज सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर क्या आएगा, साइन सी प्लस एच, फार्मूला लगा देते हैं साइन एक्स प्लस वाई वाला,
क्या आएगा, साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई, दोनों की लिमिट ले लेते हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो वाली, क्या आएगा, लिमिट को सेपरेट कर देते हैं, आएगा साइन सी इंटू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो cos h प्लस cos c लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन x, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, लिमिट रखते हैं तो cos जीरो की वैल्यू, cos जीरो के करीब वाली वैल्यू बिल्कुल क्या होगी, इसकी वैल्यू 1, तो आएगा साइन सी, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, और cos से इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, केवल क्या बचा साइन सी। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखेंगे सिंस, यहाँ पर लिख देंगे सिंस, इतना करने के बाद क्या लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स व्हाट, यही चीज, लिमिट ऑफ साइन एक्स, सिंस लिमिट ऑफ साइन एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या, इक्वल टू एफ ऑफ कितना, आपको पता है एफ ऑफ क्या, सी, इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या, साइन सी। शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इक्वल टू क्या हुआ, साइन सी हुआ। तो आप क्या दे रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखेंगे सो फंक्शन, सो साइन फंक्शन एफ इज, सो साइन फंक्शन f is a continuous function, so sin function f is a continuous function। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि साइन फंक्शन f जो होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी तरह से आप cos फंक्शन को भी दिखा सकते हैं, क्या होगा, f(x) = cos x लेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, आप क्या पाएंगे, cos फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब क्या बात आती है, tan फंक्शन की बात आती है। तो जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, केवल किस फंक्शन के लिए, किसको केवल छोड़ करके, आप ध्यान दीजिए, जो tan x होता है, टेंजेंट tan x, यह भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही है अपने डोमेन में। अच्छा, इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता है, किस पर, जिस पर जो है tan x अनडिफाइंड होगा, यानी कि आपको पता है कि tan x मतलब क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ये होता है। और जो cos x है, cos x यानी कि x जो है π/2 के 8 मल्टीपल पर 0 होता है, π/2 के 8 मल्टीपल पर क्या होता है, 0 होता है। तो ये x जो है, x इक्वल टू ये नहीं हो सकता, क्योंकि यदि x इक्वल टू ये हो जाएगा तो आपको पता है कि cos x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो केवल किसी कौन से रियल पॉइंट्स के लिए tan x अनडिफाइंड रहता है, केवल π/2 के 8 मल्टीपल्स के लिए tan x क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो tan x जिस पर डिफाइंड है वही तो डोमेन होगा tan x का। तो tan x के डोमेन में हर एक पॉइंट पर आप चेक करोगे तो tan x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप क्या बात करेंगे, तो हम क्या चेक करेंगे, हमें पता है कि sin x हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने बताया cos x भी ऐसे प्रूव कर लेंगे, तो cos x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, लेकिन हम tan के डोमेन में चूंकि ये नहीं होगा, क्योंकि इस पर अनडिफाइंड हो जाएगा tan, तो केवल हम उन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जिस पर tan x डिफाइंड है। तो आपको पता है जिस पर tan x डिफाइंड है उस हर एक पॉइंट पर sin x तो कंटिन्यूअस है ही है, और साथ साथ उस हर एक पॉइंट पर cos x भी कंटिन्यूअस है। तो tan x जिस पॉइंट पर डिफाइंड है उन पॉइंट पर sin x भी कंटिन्यूअस, cos x भी कंटिन्यूअस। आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए अगर फंक्शन f(x) है और ये cos x फंक्शन g(x) है,
आप देख रहे हैं यदि fx कंटिन्यूअस है, tan x के डोमेन के हर एक पॉइंट पर fx कंटिन्यूअस है और tan x के डोमेन के हर एक पॉइंट पर gx भी कंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है कि fx अपान gx भी कंटिन्यूअस होगा tan x के हर एक पॉइंट पर जिस पर tan x डिफाइंड है। tan x के डोमेन के हर एक पॉइंट पर fx अपान gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि fx और gx tan के डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो fx अपान gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यही तो आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि यदि fx x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस है, gx x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस है, तो fx अपान gx जो फंक्शन होगा वो भी x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से जो tan x होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो शायद आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। यदि आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ज़रूर पूछेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैंने अभी जस्ट बताया प्रीवियस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाला क्वेश्चन बताया आपको अभी जस्ट, रेशनल एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यही बताया था मैंने। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी करेंगे। आइए अब बात करते हैं हम एक थ्योरम की। इस थ्योरम को यदि बता देंगे तो आप जितने भी कंपोजिट फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा अथवा कंटिन्यूटी दिखानी होगी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कंपोजिट फंक्शन का हो, यानी कि जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो एक प्रकार का, ऐसा कोई फंक्शन जो कि दो या दो से अधिक फंक्शंस का क्या हो, कंपोजिट फंक्शन हो, तो उसको आप कैसे कंटिन्यूअस दिखाएंगे। इसके बाद आइए एक थ्योरम बताते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो थ्योरम्स क्या हैं। आइए शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कंपोजिट फंक्शन नहीं है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है इसलिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं क्या। आप समझें, मान लीजिए कोई सेट ए है, ये मान लीजिए कोई सेट ए, और उसके बाद मान लीजिए कोई सेट और है बी, और यहाँ पर एक सेट और है सी। मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट क्या है, सी। ठीक, यहाँ पर जो सेट ए के एलिमेंट्स है, मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट्स को हमने एक्स से डिनोट कर दिया, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं, और जो सेट सी के एलिमेंट्स हैं उनको हम जेड से डिनोट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। यहाँ पर ए से बी में एक रिलेशन है, जिस रिलेशन का नाम मान लीजिए है क्या, मान लेते हैं इस रिलेशन का नाम है f, यानी कि ए से बी में f कोई एक फंक्शन है, और b से सेट b से सेट c में कोई दूसरा रिलेशन है, उस वह रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन है। मान लेते हैं फंक्शन क्या है, g। आइए ध्यान दीजिए, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं क्लास 11th के, मान लीजिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। ये सेट ए में कौन कौन लोग हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, तो उनके अलग अलग नेम होंगे। तो ठीक है, चलिए ठीक है, हर एक स्टूडेंट का जो नेम है उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कौन कर रहा है, एक्स। ठीक है, तो और बी क्या है, तो आपको पता है यदि क्लास 12th में बच्चा है तो उसका एग्ज़ाम देने के लिए उसका एडमिट कार्ड आया होगा, उसमें उसका रोल नंबर लिखा होगा। तो मान लीजिए हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर का सेट है। मान लीजिए यहाँ पर यदि 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनके रोल नंबर यहाँ जरूर होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके रोल नंबर्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पर वाई क्या है, एक्स वाले स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, समझ लीजिए वाई, क्योंकि आपको पता है रोल नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि यह रोल नंबर का सेट है यदि, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, बी क्या होगा, वास्तव में सबसेट ऑफ ईयर होगा। क्यों, क्योंकि जितने स्टूडेंट ए में है, ए किन स्टूडेंट्स का सेट है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का सेट है जो बोर्ड में अपीयर है। तो बोर्ड एग्जाम देने के लिए जो अपीयर हैं उन स्टूडेंट्स का सेट है कौन, ए। क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स का सेट है जो बोर्ड में अपीयर है। बी क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स का सेट है। तो जाहिर सी बात है रोल नंबर्स नेचुरल नंबर ही होंगे कोई ना कोई। तो जाहिर सी बात है बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एन का। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर y क्या है, y बिलोंग्स टू बी। ठीक, ये रोल नंबर है।
एक्स वाले का रोल नंबर वाई है, ठीक। और यहाँ पर सेट सी क्या है, आपको पता है जब रोल नंबर से कॉपी जाती है यहाँ से बोर्ड में तो वहाँ से कोडिंग होती है, तो कोडिंग हो जाएगी तो वास्तव में वहाँ से रोल नंबर हटा दिया जाएगा, उस रोल नंबर पर फिक्स एक कोड कर दिया जाएगा और वो जो है उसी बच्चे का कोड होगा जिस रोल नंबर को वहाँ पर से हटाया गया है। तो उस बच्चे को, उस कोड को एग्जामिनर नहीं जान सकता है, एग्जामिनर को यही केवल कोडिंग कॉपी दी जाएगी जिससे कि उस एग्जामिनर को ये ना पता चले कि किस रोल नंबर के बच्चे की कॉपी है। तो डायरेक्ट कोडिंग हो जाती है और एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। तो आपको पता है हर एक रोल नंबर पर क्या हो गई, कोडिंग हो गई। तो पता चला रोल नंबर मान लीजिए 25 है, लास्ट में मान लीजिए 6 डिजिट का रोल नंबर है, लास्ट में क्या है 25 है, तो हो सकता है 25 का जो कोड डाला गया हो वो BCD हो, तो यहाँ पर BCD डाल दिया गया जो कि 25 रोल नंबर का कोड है। तो ये नहीं पता होगा कि कौन सा कोड रखा गया है किस रोल नंबर का, लेकिन इतना पता है कि किस रोल नंबर का कौन सा कोड है, हमें नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ पर सिस्टम रखा गया होगा, जिस सिस्टम के द्वारा कोडिंग हो रही होगी उस सिस्टम को पता होगा, बाद में रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर हर एक रोल नंबर की एक कोडिंग कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए वाई रोल नंबर वाले का कोडिंग क्या हो गई, जेड हो गई। तो ऐसे ही हर एक रोल नंबर का अपना एक कोड होगा, उन कोड का जो सेट होगा वही क्या है, सी है। तो जो कोड दिया जाएगा हो सकता है वो भी नंबर्स में ही हो, जैसे यहाँ पर नंबर्स में रोल नंबर होता हो सकता है कोड भी नंबर्स में हो। तो यदि कोड को नंबर्स में दिया गया है, अल्फ़ाबेट्स में नहीं दिया गया है, नंबर्स में दिया गया है, तो ये सी क्या होगा, सी भी नेचुरल नंबर का ही क्या होगा, सबसेट होगा। अब यहाँ पर क्या है, आप सोचें यदि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम एक्स है और उसका रोल नंबर वाई है, तो उस वाई वाले रोल नंबर का कोड क्या है, जेड है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स किससे रिलेटेड है, एट लास्ट जेड से रिलेटेड है। यानी कि यदि हम पूछें कि बताइए एक्स का कोड क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, जेड है। तो यानी कि यदि आप चाहो डायरेक्टली, अगर आप कोड जानना चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वाई के पास आओ, वहाँ रोल नंबर। यदि आपको डायरेक्टली कोड पता चल रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से आप कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट हम सेट सी में चलेंगे, ए से सी में चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए जो रिलेशन ए से सी में होगा तो वास्तव में आपने एक फंक्शन ये, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन जब पार करेंगे डायरेक्ट पहले से जो तीसरे में जाते हैं तो ये इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन हुआ। तो जब आप सेट ए से सी में जाते हैं, यदि मान लीजिए कोई रिलेशन हुआ सेट ए से सी में, तो वास्तव में सेट ए से सी में जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को हम बोलेंगे ग्राफ। क्या बोलेंगे इस रिलेशन को, जी ऑफ एफ। क्या बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ए से बी में फिर बी से सी में, तो यहाँ पर एफ है फिर यहाँ जी है। अब चूंकि आप डायरेक्ट ए से सी में गए हैं तो क्या होगा, आप जी को पार करके गए हैं और एफ को पार करके गए हैं, कुल मिलाकर आपका ये जो नया फंक्शन बन रहा है ए से सी में, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप ग्राफ बोलेंगे। यानी डायरेक्ट यदि एक्स का कोड जानना चाहेंगे, एक्स स्टूडेंट का यदि कोड जानना चाहेंगे कि जेड है, तो आप ध्यान दीजिए एक्स कहाँ का रहने वाला है, सेट ए का रहने वाला है, सेट और जेड कहाँ का रहने वाला है, सेट सी का रहने वाला है। यानी कि रिलेशन किससे किस में बन रहा है, ए से सी में बन रहा है। तो यहाँ पर जो एक नया रिलेशन बन रहा है वो किससे किससे में बन रहा है, ए से सी में बन रहा है। और इस रिलेशन का नाम क्या देंगे, इसे क्या देंगे, इस रिलेशन का नाम ग्राफ देते हैं, क्योंकि यह रिलेशन एफ को पार करके और जी को पार करके बना है। यानी कि एफ और जी का क्या है, कंपोजिट कंबाइंड रूप है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस ग्राफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू सी एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट, composition of two functions g and f. This is composition of functions, composition of two functions f and g। वास्तव में ये f और g का क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है। और इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इसी कंपोजिशन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो शायद आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। आइए एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का। मान लीजिए
यहाँ पर हमने लिखा है साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। यदि हम देखें तो वास्तव में ये कंपोजिट फंक्शन है। ये साइन एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, आइए चेक करते हैं। आप समझो ये साइन ऑफ इतना, यदि इतने को आप एक्स मानो पूरे को, यदि आप इतने को एक्स मानो, साइन एक्स एक फंक्शन होता है, आपको पता है। तो मान लीजिए ए हो गया जी एक्स, मान लीजिए जी एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स। मान लीजिए जी एक्स का क्या मतलब हुआ, साइन एक्स हुआ। ये तो एफ एक्स है साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन सोचिए जी एक्स को आप क्या मान लिए, साइन एक्स मान लीजिए। और मान लीजिए एक फंक्शन है एच एक्स, एक फंक्शन क्या है, एच एक्स है। एच एक्स इक्वल टू क्या हो गया, मान लीजिए जिसको आपने यहाँ पर एक्स ट्रीट किया था, एज एक्स जिसको ट्रीट किया था, आप समझिए उसको क्या समझ लीजिए, वही एच एक्स है। ठीक, तो यदि आप एच एक्स को एक्स स्क्वायर कहेंगे, जी एक्स को साइन एक्स कहेंगे, तो आगे हम बात करेंगे कि आगे क्या कहना है। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि गाफ का मतलब क्या हुआ, गाफ का क्या मतलब है। यदि मैं कहूँ गाफ, तो गाफ का मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, यदि मैं कहूँ गाफ, तो गाफ का यदि आप सोचो कि गाफ का डोमेन क्या होगा, सोचिए गाफ का डोमेन कौन है, बताइए। ए, गाफ का डोमेन कौन है, गाफ का जो डोमेन है वो ए है, और जो गाफ का रेंज है, जो गाफ का रेंज है वास्तव में कौन है, रेंज चाहे कह लीजिए यहाँ पर कोडोमेन, तो गाफ का डोमेन तो ए है, लेकिन गाफ का जो कोडोमेन है वो कौन है, सी है। ध्यान दीजिए, गाफ का कोडोमेन कौन है, सी है। गाफ का डोमेन कौन है, ए है, और डोमेन का एलिमेंट कौन है यहाँ पर, एक्स है। आप ध्यान दीजिए, गाफ के डोमेन ए ही तो है, और ए का एलिमेंट क्या होता है, एक्स होता है। तो जाहिर सी बात है गाफ का डोमेन क्या है, डोमेन ए है, और ए का एलिमेंट कौन है, एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, गाफ ऑफ एक्स यदि लें, तो आइए देखते हैं, आप बात करिए क्या आएगा, क्या होगा। वैसे वास्तव में गाफ ऑफ एक्स का मतलब जान लीजिए, गाफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। गाफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस बात को आप जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे बताइए एफ का डोमेन क्या है, ध्यान दीजिए, एफ का डोमेन देखिए एक्स है। यहाँ पर भी यदि एफ का डोमेन पूछे तब भी एक्स है, लेकिन यदि पूछता है कोई जी का डोमेन क्या है, तो आप देख लीजिए जी का डोमेन क्या है, एफ एक्स। ये एफ एक्स जो फंक्शन एफ का रेंज आएगा, यानी कि एफ एक्स, वही जी का क्या होगा, वही जी का डोमेन होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जो एफ का जो भी रेंज आएगा वास्तव वह जी का डोमेन होगा, अथवा कह दीजिए जी का डोमेन जो होगा वो एफ एक्स के रेंज का क्या होगा, जो एफ एक्स का रेंज होगा वही जी का क्या है। सीधी सीधी बात समझिए, एफ एक्स का जो रेंज होगा, जो फंक्शन एफ का रेंज होगा, वही क्या है, जी के लिए डोमेन देखिए बन क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट मीन्स रेंज ऑफ एफ, तो वही क्या है होगा, जी का डोमेन होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, जो एफ का डोमेन है वही गाफ का डोमेन है, जो एफ का डोमेन है, जो एफ का डोमेन है, एफ का वही पूरे गाफ का डोमेन है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो जी का डोमेन है वह एफ का वास्तव में क्या है, रेंज है। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गाफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कंपोजिट फंक्शन क्या निकालेंगे, गाफ। इसको आप नोट कर सकते थे। आइए हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। तो बताइए, यदि मैं कहूँ, यदि मैं बात करूँ गाफ की, गाफ यहाँ पर क्या है, ये जी है और एच है ना, जी और एच का हमें कंपोजिट फंक्शन लेना है ना, तो जी और एच का लेना है। तो बताइए, पहले साइन है तब एक्स स्क्वायर है, तो पहले साइन ले लेते हैं, जी एक्स क्या, जी ऑफ एक्स क्या, जी उसके बाद क्या एच लीजिए, जी ऑफ एक्स ऑफ एक्स। तो क्या है ये, गाफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वास्तव हुआ क्या, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्या होगा, गाफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एच ऑफ एक्स। आप बताएं एच ऑफ एक्स का क्या मतलब है,
एच ऑफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स का क्या मतलब है एक्स स्क्वायर। और जी ऑफ एक्स का मतलब क्या साइन एक्स। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। आज जरा ध्यान दीजिए, ये साइन एक्स स्क्वायर को ही तो आपने एफ एक्स कहा था। वास्तव में ये एफ एक्स हुआ क्या, वास्तव में ये एफ एक्स ही है, लेकिन यदि आपने जी कोई फंक्शन माना है, कोई इस तरह का फंक्शन है, तो ये जी एक्स और एच एक्स का क्या है कंपोजिट फंक्शन है। जी एक्स और एच एक्स का क्या है साइन एक्स स्क्वायर क्या है जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट फंक्शन है। दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है जी और एच का क्या है कंपोजिट फंक्शन है, जहां जी क्या है साइन एक्स है, एच क्या है एक्स स्क्वायर है। तो शायद आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी एक फंक्शन को टू फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन हम बना सकते हैं। तो यदि हम किसी फंक्शन को आइए देखते हैं, किसी पर बेस्ड एक थियरम है कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड, आइए हम उसका जिक्र करते हैं। इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं थियरम। आइए देखते हैं थियरम क्या है कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड जो थियरम है। आइए देखते हैं इसको। सपोज f and g are real valued functions, are real valued functions, are real valued functions such that fog is defined at x equal to c। मान लीजिए f और g टू रियल वैल्यू फंक्शंस हैं इस प्रकार से कि फॉग जो है वो x इक्वल टू c पर डिफाइंड है। आगे बात करते हैं if g is defined at c। ध्यान दीजिए g किस पर डिफाइंड हो c पर। if g is कॉन्टिन्यूअस, भाई c पर तो डिफाइंड होगा ही। x इक्वल टू यदि ग्राफ जो है ये आप देखिए, यदि फॉग जो है किस पर डिफाइंड है x इक्वल टू c पर डिफाइंड है, जाहिर सी बात है जो फॉग का डोमेन होगा वास्तव में वही g का भी डोमेन होगा। तो फॉग का डोमेन यदि x इक्वल टू c आ रहा है तो जाहिर सी बात है g का भी डोमेन वही है। तो हम मानते हैं कि यदि g कॉन्टिन्यूअस है c पर, इफ g इज कॉन्टिन्यूअस at c and f is continuous at, आपको पता है f का डोमेन कौन होगा, f का डोमेन gc होगा, क्योंकि c पर जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, जो gc का रेंज आएगा वही तो f का डोमेन होगा। तो क्या लिखेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट gc, देन तो क्या कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसका मतलब फॉग भी डिफाइंड होगा। फॉग तो डिफाइंड है ही x इक्वल टू c पर, तो फॉग भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस पर x इक्वल टू c पर। तो देन fog is continuous at c। तो इसका मतलब क्या होगा, fog जो है c पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बात ध्यान से देख लीजिए, सपोज f and g are real valued functions such that fog is defined at c if g is continuous at c, and if f is continuous at gc, then fog is continuous at c। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि कोई फंक्शन f हो और g दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हो, f भी कंटिन्यूअस हो c पर, g भी कंटिन्यूअस हो जो आपका g है वो कंटिन्यूअस हो c पर, और जो f है वो कंटिन्यूअस हो किस पर gc पर, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका फॉग होगा
वो डिफाइंड होगा किस पर, सी। यानी कि यदि टू फंक्शंस अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है अपने अपने डोमेन्स पर, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो अपने डोमेन पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जाहिर सी बात है इतना। तो आइए इसी का यूज करेंगे हम। इसका प्रूफ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इस थ्योरम का यूज करके आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी होगी किसी फंक्शन की। यदि कोई फंक्शन किन्हीं टू फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है तो उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको इस थ्योरम के तहत दिखानी होगी। तो शायद आपको ये थ्योरम जो है समझ में आया होगा। अब इसी थ्योरम का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x = sin x स्क्वायर इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जो f(x) फंक्शन है वो हर एक रियल नंबर पर क्या है, डिफाइंड है। तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट f is defined at all real numbers, the function f, आप फंक्शन f को दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन मान सकते हो। कैसे? यदि आप सोचिए g को, यदि आप सोचिए sin x, f(x) यदि इसको आप sin x ट्रीट करें, sin x, तो सोचिए यदि एक फंक्शन इसको g मान लें, gx यदि सोचिए gx sin x मान लें, और इसी तरह से अब x स्क्वायर को क्या मान लें, कोई फंक्शन hx मान लें, hx मान लें क्या, x स्क्वायर। तो आपको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया था गाह ऑफ x क्या होगा। गाह ऑफ x का क्या मतलब है, गाह ऑफ x का मतलब हुआ g ऑफ h ऑफ x, और h ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर होगी, और g ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा, sin x स्क्वायर आएगा। वास्तव में sin x स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि क्या है, fx है। तो क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन f may be thought of as क्या, कंपोजिशन, गॉफ मान सकते हैं इसको, कंपोजिशन क्या, कंपोजिशन नहीं बल्कि क्या, कंपोजिशन ऑफ किसका कंपोजिशन, g और h का, ऑफ g एंड h। और किस प्रकार से, सच दैट g क्या है आपका, g इक्वल टू सच दैट gx इक्वल टू क्या, sin x, एंड hx इक्वल टू क्या, एंड hx इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, गा ऑफ g एंड h सच दैट gx इक्वल टू sin x एंड hx इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, ब्रैकेट में दीजिए, क्यों, बिकॉज f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर, और ये साइन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू गा ऑफ साइन x स्क्वायर। कैसे, आपने अभी देखा कि जो साइन x स्क्वायर है इसी को तो आपने गा ऑफ लिखा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस बिकॉज गाह ऑफ x इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x इक्वल टू g ऑफ hx इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू साइन x स्क्वायर इक्वल टू fx। ऐसा इसलिए है। तो जाहिर सी बात है, अब लिखेंगे यहाँ पर, आप जरा ध्यान दीजिए, gx क्या है, gx इक्वल टू साइन x, और hx क्या है, x स्क्वायर। जरा देखिए hx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, gx क्या है, साइन फंक्शन है। आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन और
पॉलिनॉमियल फंक्शन और साइन फंक्शन दो के दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं हर एक रियल नंबर पर। तो जाहिर सी बात है h क्या है और g क्या है, दो के दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लिखेंगे सिंस g and h, since g and h both are continuous functions, so God is also a continuous function. So God is also a continuous function. That is what? That is f is a continuous function. That is f is a continuous function. तो शायद आपके ऊपर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, f इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स, एट ऑल रियल नंबर्स। क्या है, f इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स। बाकी तो सब यहां पर सही दिख रहा है, आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x प्लस मॉड ऑफ x, वेयर x इज एनी रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर हमें दिखाना है जो फंक्शन f है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और fx किस तरह से डिफाइंड है, ये फंक्शन f डिफाइंड है हर एक रियल नंबर पर। यहाँ पर दिया गया है x इज ए रियल नंबर और डिफाइंड बाय दिस, तो यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि ये फंक्शन f जो है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, क्योंकि सो दैट है यहाँ पर। तो जरा देखिए ध्यान से, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, टू फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन है। तो आइए इसके लिए हम लिख लेते हैं। तो f के लिए हमें लिखना जरूरी नहीं है f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। हियर f इज डिफाइंड, f is defined at all real numbers। ठीक है, लिखेंगे द फंक्शन f is, द फंक्शन f, आपको पता है इस फंक्शन f के बारे में, आप इसको किस तरह से सोच सकते हैं, तो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन सोच सकते हैं आप इसको। द फंक्शन f इज, अथवा देखिए द फंक्शन f मे बी थॉट ऑफ एज कंपोजिशन ऑफ एज composition G of G and H, such that आप ध्यान दीजिए कैसे गॉ आप कैसे मान सकते हैं, यदि आप g ऑफ x मानिए, यदि आप g ऑफ x को मॉड ऑफ x मानिए, ध्यान दीजिए, यदि g ऑफ x को आप क्या मान लीजिए, मॉड ऑफ इस पूरे को x ट्रीट करिए, तो मॉड ऑफ x मानिए, एंड h को क्या मानिए, और जो h है h ऑफ x को क्या मान लीजिए, h ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस x प्लस मॉडुलस ऑफ x, 1 माइनस x प्लस मॉडुलस ऑफ x। तो आप सोचिए यदि इतना मानेंगे तो बताइए गॉ क्या आएगा, आप क्लियर हो लीजिए।
ऐसा क्यों? f को इन g और h का कंपोजिशन फंक्शन गॉस क्यों मान सकते हैं, और इस प्रकार से मान सकते हैं gx इक्वल टू मॉड ऑफ x हो और hx इक्वल टू क्या हो, hx इक्वल टू क्या हो 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x हो। तो कैसे मान सकते हैं ऐसा? इसलिए बिकॉज आप चेक करके देख लीजिए, यदि हम गॉस की बात करेंगे, गॉस ऑफ x की बात करेंगे तो गॉस ऑफ x क्या आएगा, g ऑफ h ऑफ x आएगा, और h ऑफ x की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, h ऑफ x की वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x, और g ऑफ x इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x, तो क्या आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x यहाँ पर हुआ, और वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्या है f ऑफ x है। तो जाहिर सी बात है कि जो फंक्शन f है वास्तव में कंपोजिशन फंक्शन गॉस ही है। तो एक बात हमने बताया था कि यदि कोई फंक्शन अलग अलग, यहाँ पर देखिए हमने अभी इसके पहले जब थ्योरम बताया था क्वेश्चन नंबर 19 के पहले कि यदि h x पर कॉन्टिन्यूअस है और g h ऑफ x पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि किसी पॉइंट c पर यदि हमने कोई रियल नंबर c लिया था ना, यदि h किसी रियल नंबर c पर कॉन्टिन्यूअस है और gc भी जो आपका g है वो hc पर कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए h कोई फंक्शन है c पर कॉन्टिन्यूअस है, किसी अपने किसी डोमेन c पर कॉन्टिन्यूअस है किसी रियल नंबर पर, और जो g है वो किस पर कॉन्टिन्यूअस है, hc पर कॉन्टिन्यूअस है। जाहिर सी बात है कि जो गॉस होगा वो c पर कॉन्टिन्यूअस होगा, यही तो मैंने थ्योरम बताया था। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एफएक्स वास्तव में गॉस ही तो है, और हमें पता है कि h क्या देखिए किसी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, जो h है क्या किसी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है, आप जरा देखिए h है क्या, आखिर देखा जाए तो h क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि h कॉन्टिन्यूअस है c पर, उसके बाद हम दिखाएंगे कि hc कॉन्टिन्यूअस है, hc कॉन्टिन्यूअस है कि भाई hc कॉन्टिन्यूअस दिखाना पड़ेगा ना, इसे आप ध्यान दीजिए, hc कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या, h कॉन्टिन्यूअस है c पर, यही तो है hc। ध्यान दीजिए h कॉन्टिन्यूअस है c पर, यानी कि यही हुआ कि hc कॉन्टिन्यूअस है। तो यदि h कॉन्टिन्यूअस है किसी रियल नंबर c पर और g कॉन्टिन्यूअस हो hc पर, तो जाहिर सी बात है हमारा गॉस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम किसको कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं h कॉन्टिन्यूअस है किस पर, c पर। c क्या है, कोई सा भी रियल नंबर है, तो आइए देख लेते हैं। तो इतना आप जो है इतना नोट कर लीजिए, मैं ऊपर इरेज करता हूँ। ये क्या है, f ऑफ x है, आइए ध्यान दीजिए, लिखेंगे here what is h, here h is the sum of टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। कौन कौन से, 1 प्लस एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स, इन्हीं दोनों फंक्शन का क्या है, सम है। h इज द सम ऑफ टू continuous functions, two continuous functions, that is h is the sum of modulus function and polynomial function। अब ध्यान दीजिए, जो h है वास्तव में टू फंक्शंस का सम है। किन किन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का सम है, मॉडुलस फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दैट इज h इज द सम ऑफ a continuous function, a polynomial function, sum of a polynomial function one plus x and a modulus function and a modulus function
कि यदि टू फंक्शंस अलग अलग कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हों तो उनका जो सम होता है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर h is a continuous function। continuous function h क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। अभी इसको और दिखाना है, h कॉन्टिन्यूस हो गया अपने डोमेन पर, किसी रियल नंबर c पर क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। आइए बात करते हैं किसकी? g की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम? g की बात करेंगे। तो g भी किस पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? hc पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और hc आपको पता है क्या? g देखिए, g का डोमेन क्या है? आप देखिए मॉड ऑफ x, और आपको पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। एंड इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। नाउ सिंस g is a continuous function, g is a continuous function and g is a continuous function due to it is a modulus function। कारण क्या है? क्योंकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है। डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड सिंस g इज आल्सो कंटीन्यूअस, ऐसे लिख सकते हैं g इज आल्सो कंटीन्यूअस एंड सिंस g इज आल्सो कंटीन्यूअस सो क्यों जी कंटीन्यूअस है? क्योंकि g भी क्या है? एक मॉडुलस, एक जो है मॉडुलस फंक्शन है। तो आपने देखा है h कंटीन्यूअस है और g भी कंटीन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कंपोजिशन फंक्शन गॉ होगा वो भी कंटीन्यूअस होगा। तो लिखेंगे वी कंक्लूड दैट सिंस h एंड g बोथ आर कंटीन्यूअस फंक्शंस। यहाँ पर इसे कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Here we have, यहाँ पर हमने क्या पाया? यहाँ पर हमने पाया h and g both are continuous functions, so God is a continuous function, and therefore hence f is a continuous function। और यही आपको प्रूफ करना था कि f क्या है? एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये प्रूफ हुआ कि f क्या है? एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.1 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उसको आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है। आपको हर एक क्वेश्चन को बाखूबी सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको हमें बताएंगे और हम उसको यहाँ पर डाउट क्लास के रूप में आपका सॉल्व कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।